नमस्कार। आज हम फिर से दिसंबर मंथ की जो है अंतिम क्लास लेके आए हैं, जिसमें आर का करंट अफेयर्स और ये आपके यूपीपीसीए जो 17 मार्च को अभी निर्धारित हुआ होने के लिए उसमें भी यूजफुल होगा। बीच में हमारा क्लास कुछ मैं बीमार हो गया था, इस वजह से रुक गया था करीब 10 दिन के लिए। तो फिर से अब चालू हो रहा है वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके आर के लिए जो 11 फरवरी को परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने उस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या इस हफ्ते करंट अफेयर्स जो है 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा प्रश्न आज का, पच्चीस दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सुशासन दिवस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कर्तव्य दिवस, ऑप्शन सी है अधिकार दिवस और ऑप्शन डी है संविधान दिवस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सुशासन दिवस। 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये गवर्नेंस का पार्ट हो जाए जिसमें शासन को जो है जनता तक अच्छे तरह से पहुंचाया जाए, जिसके लिए ई गवर्नेंस आदि की बात की जाती है। तो ये सुशासन दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसरो के एक्सपोसैट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है इसरो जो है अंतरिक्ष एजेंसी इंडिया की, उसका एक्सपो मिशन प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका ऑप्शन है ए सूर्यमंडली अंतरिक्ष में यात्रा, मतलब सूर्यमंडल का जो अंतरिक्ष में क्या इसकी यात्रा, इसकी स्थिति जानने के बारे में। या ऑप्शन बी खगोलीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन सी है ग्रहणीय तारों के अनुसंधान आदि के बारे में इसकी चर्चा है। या ऑप्शन डी पृथ्वी के पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खगोलीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन जो है एक्सपोसैट मिशन के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? अभी हाल ही में पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, और ऑप्शन सी है विश्व पर्यावरण दिवस, और ऑप्शन डी है योग दिवस। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की बात की और इसे हर वर्ष जो है 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। आपको पता होगा कि हाल ही में कोरोना बीमारी आई थी और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जो मृत्यु हुई थी, इसको देखते हुए महामारी आने से पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए और आने से बाद क्या हमें तैयारी रखनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए और इस पर जागरूकता फैलाने के लिए 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है महामारी तैयारी दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर पी इंदिरा देवी को किस संगठन द्वारा 2023 में विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है? पी इंदिरा जो है ये केरल की हैं और इनको एक विशिष्ट सम्मान मिला है। तो इसमें पहला आंसर आपका ऑप्शन ए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ऑप्शन ए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड ISC, और ऑप्शन सी है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी, और ऑप्शन डी है इंडियन अचीवमेंट सोसाइटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर है पी इंदिरा को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के तहत जो है विशिष्ट उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, ई सवर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ई सवर्ण क्या है? इसमें आपका ऑप्शन ए है भारत का पहला स्वर्ण मापक मानक है ई सवर्ण, ऑप्शन बी है भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है, या ऑप्शन सी भारत का पहला डिजिटल स्वास्थ्य ऐप है, या ऑप्शन डी भारत का पहला विद्युत गाड़ी नेटवर्क है।
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ई7 जो है वो भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। आप जानते होंगे क्रेडिट कार्ड तो बहुत से ऐसे हैं, लेकिन पहली बार कारपोरेट सेक्टर में के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निर्धारित अगले 25 वर्षों में भारत का लक्ष्य क्या है? किसी संस्था ने जो है अभी हाल ही में अगले 25 वर्षों में भारत के लक्ष्य को निर्धारित किया कि इस लक्ष्य तक भारत पहुंच जाएगा अगले 25 वर्षों में। तो इसका ऑप्शन ए है भारतीय चंद्र मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में, या ऑप्शन सी भारतीय उपग्रह निर्माण, या ऑप्शन डी भारतीय गैलेक्सी अर्थात ब्रह्मांड आकाशगंगा के अध्ययन के लिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का लक्ष्य है अगले 25 वर्षों में एक अंतरिक्ष स्टेशन, भारत स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए। आपको पता होगा कि अभी अमेरिका और कुछ विकसित देशों द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की गई थी, और उसके बाद चीन ने ही हाल ही में अपना एक निजी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है, और भारत भी अगले 25 वर्षों में एक अपना निजी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना का उद्देश्य रखा है। अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या? अंतरिक्ष स्टेशन में दरअसल क्या होता है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण के अभाव में जीवन कैसा होगा, या कई बीमारियों के अध्ययन में के लिए वहाँ अंतरिक्ष स्टेशन में शोध के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग है, और अन्य ग्रहों के जो यात्रा के लिए किस तरह की परिस्थितियाँ, अगर मानव मिशन भेजा जाता है तो किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उसका एक तरह से अध्ययन या परीक्षण किया जाता है इन स्टेशनों में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल मिसाइल विध्वंसक जहाज कौन सा है? मतलब इस जहाज का क्या नाम है जो विध्वंसक के रूप में कार्य करेगा? तो ऑप्शन ए है INS कलवरी, ऑप्शन बी है INS इम्फाल, ऑप्शन सी है INS कदम, और ऑप्शन डी है INS कौटिल्य। तो अभी हाल ही में जो है INS इम्फाल को जो है मिसाइल विध्वंसक जहाज के रूप में नौसेना में शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के नाम दिए जाते हैं, जैसे INS इम्फाल हुआ। और क्वेश्चन नंबर 9, भूटान के राजा द्वारा प्रस्तावित गेलेफू परियोजना क्या है? आपको पता होगा कि भूटान जो है हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के बगल में एक छोटा सा देश है, जिससे भारत का संबंध काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो वहाँ चूँकि राजशाही चलती है, और हाल ही में वहाँ जो है लोकतंत्र लागू हुआ है और प्रधानमंत्री का पद भी शुरू किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो इसी तरह भूटान में राजा का कार्य होता है। तो गेलेफू परियोजना क्या है इससे संबंध में प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन इसका ए है सीमा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब भूटान के सीमा क्षेत्र में। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गेलेफू परियोजना है, और ऑप्शन सी है सीमा सुरक्षा में सहायक होने के लिए, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना है। आपको पता होगा भूटान एक जो है गरीब देश के रूप में माना जाता है, और यहाँ बहुत ही विकसित मतलब स्मार्ट सिटी का अभाव है। तो एक तरह से एक बड़ी स्मार्ट सिटी या बड़ा शहर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर हो, उसकी स्थापना के लिए गेलेफू परियोजना जो है भूटान के राजा द्वारा प्रस्तावित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, बेंगलुरु के केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हवाई अड्डे का कौन सा भाग हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्साए पुरस्कार देता है, जो हवाई क्षेत्र से संबंधित है, 2023 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कौन सा टर्मिनल एक तरह से पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए है टर्मिनल A1, ऑप्शन बी है टर्मिनल 2, ऑप्शन सी है कार्गो टर्मिनल, और ऑप्शन डी है पैसेंजर लाउंज टर्मिनल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि हाल में प्रिक्स वर्साए पुरस्कार से केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु का है टर्मिनल 2 को मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया है? आपको पता होगा कि सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, लगभग 7000 के आसपास, 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और उसके बाद आपकी मेसोपोटामिया हुई, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता है। तो
माना जाता था कि अभी तक 7,000 वर्ष पुराने ईसवी पूर्व किलो का निर्माण हुआ था, लेकिन उससे भी पुराना ज्ञात किला खोजा गया है। कहाँ पे, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये है आंसर ऑप्शन ए, पूर्वी साइबेरिया, पश्चिमी साइबेरिया, ऑप्शन सी साइबेरिया में येनीसी नदी बहती है वहां पे, या साइबेरिया का एक प्रायद्वीप है जो आर्कटिक सी के आसपास पड़ता है, कोला प्रायद्वीप, वहां पे मिला है। कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 12, चीन द्वारा मेगजियांग नामक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किसके लिए किया गया है? चीन ने हाल ही में एक मेगजियांग महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है, जो पृथ्वी में जो है काफी गहरी खुदाई करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। तो आप जानते हैं कि महासागर में सबसे अधिक गहराई जो है वो मेरियाना ट्रेंच की मानी जाती है, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। तो उससे भी गहरी खुदाई करने का निर्णय चाइना ने लिया है। तो इसमें ऑप्शन ए है खनन के लिए, ऑप्शन बी है पृथ्वी के भूपर्पटी के अध्ययन के लिए, ऑप्शन सी है सड़क निर्माण के लिए समुद्र में, या ऑप्शन डी वन्य जीव शिकार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के भूपर्पटी के अध्ययन के लिए। पृथ्वी के भूपर्पटी के अध्ययन के लिए मेगजियांग जो है जहाज का निर्माण चाइना ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सरकार ने कितने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा है? अभी हाल ही में जो है पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो है बहुत से ऐसे बोगस कार्ड, मतलब बोगस जो है प्राप्तकर्ता आ गए थे, जो जिनका मतलब उनका वो नहीं था कि वो पाने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी उसमें सम्मिलित होंगे, तो इसलिए सरकार ने बहुत लोगों को इसमें छांटा था। लेकिन बाद में जो है रिसर्च करके कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जो उसके पात्र हैं किसान योजना के। तो कितनी संख्या में लोगों को दोबारा वापस से जो है पीएम किसान योजना में शामिल किया गया है? तो उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है इसका 34 लाख, ऑप्शन बी है 35 लाख, ऑप्शन सी है 32 लाख, या ऑप्शन डी 31 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34 लाख। 34 लाख लोगों को वापस पीएम किसान योजना में शामिल किया गया है, जिससे उनको लाभ मिले, जिसमें मिलता है कि हर महीने साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, और हर 3 महीने पे जो है हर 4 महीने पे जो है 2,000 रुपये की किस्त मिलती है किसानों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पहली अमृत भारत एक्सप्रेस यूपी के किस शहर से शुरू होकर दरभंगा बिहार तक जाने की संभावना है? भारत सरकार जो रेलवे के विकास के लिए और तीव्र गति से चलने वाली रेलों के विकास के लिए और उनके परिवहन को बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार, जैसे अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस रेल शुरू की थी, तो उसी क्रम में जो है अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, जो हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो ये किस शहर से, यूपी से संबंधित प्रश्न है, किस शहर से हुई है? तो ये ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वाराणसी, और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो हाल ही में अयोध्या से इसकी शुरुआत की जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस की, बिहार दरभंगा तक। और आपको पता होगा कि 22 जनवरी के आसपास अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो इस तरह से उसके उपलक्ष्य में भी ये अयोध्या से चलाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, नीना सिंह ने किस बल की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव हासिल किया है? पहली बार कोई महिला जो है किसी पैरामिलिट्री फोर्स की या मिलिट्री की जो है मेन मतलब सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त की गई है नीना सिंह। तो ये किस बल की अधिकारी नियुक्त की गई है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है सशस्त्र सीमा बल की, या ऑप्शन बी भूतपूर्व सेना बल की, या ऑप्शन सी औद्योगिक सुरक्षा बल की, या ऑप्शन डी रक्षा सुरक्षा बल की। तो ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा उत्तर, औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे शार्ट फॉर्म में CISF भी बोला जाता है। तो इसकी नीना सिंह को सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये पहली महिला अधिकारी हैं इस बल की। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नौसेना दिवस ने किस
से प्रेरित होकर किससे प्रेरित होकर नया रैंक चिन्ह बनाया है? भारत में अभी तक हमारी जो सेना है वो मुख्य रूप से औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित है, और जितने भी चिन्ह इसके अधिकतर चिन्ह जो है वो अंग्रेजी शासनकाल से प्रभावित है और उससे संबंधित है। तो धीरे धीरे उसका भारतीयकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो भारतीय नौसेना ने किससे प्रेरित होकर नया रैंक चिन्ह बनाया है? तो पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है चोल साम्राज्य से प्रेरित होकर, या ऑप्शन सी मौर्य साम्राज्य से प्रेरित होकर, या ऑप्शन डी शिवाजी की सेना से प्रेरित होकर उनके रैंक चिन्हों या पद चिन्हों के हिसाब से किया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिवाजी से प्रेरित होकर जो है सेना में एक नया रैंक चिन्ह बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? भारत की इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी है गुजरात, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे अधिक उपयोग किया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में है, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आरओ और यूपीपीसीएस की प्री के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को शामिल किया गया है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे और ध्यान से इसको देखें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो आप क्वेश्चन नंबर 18 है कि NEHHDC ने किस क्षेत्र में अष्टलक्ष्मी हाट की स्थापना की? हाट दरअसल बाजार से संबंधित एक शब्द है। छोटे बाजार जो अस्थायी बाजार होते हैं उनको जनरली हाट कहा जाता है भारत में। तो उससे संबंधित प्रश्न है कि NHHDC ने किस क्षेत्र में अष्टलक्ष्मी हाट की स्थापना की है? तो पहला है खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ऑप्शन बी है गांवों के विकास के लिए, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर कला और शिल्प के लिए, और ऑप्शन डी है शिक्षा और साक्षरता के लिए। पूर्वोत्तर के इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर कला और शिल्प के लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो ग्रामीण समुदाय हैं उनमें व्यापार की और उनके आय को बढ़ाने के लिए जो है या उनकी कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षण के लिए अष्टलक्ष्मी हाट की स्थापना की गई, जिससे कि उनकी बिक्री हो सके, उनको आमदनी प्राप्त हो सके, जो भी उनके कारीगर हैं उनको। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए इसका मुख्य रूप से स्थापना की गई है अष्टलक्ष्मी हाट की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 19 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI प्रोग्राम की विस्तार की गई है, मतलब समय सीमा इसकी कितनी विस्तारित की गई है? तो इसकी समय सीमा जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। पहले 2027 थी, अब आप समझ गए कब तक बढ़ाई गई होगी। तो ऑप्शन ए है इसका मार्च 2025 तक, ऑप्शन बी है मार्च 2026 तक, ऑप्शन सी है मार्च 2027 तक, और ऑप्शन डी है मार्च 2028 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2028 तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना का विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला में शामिल कौन सा देश हुआ है? ये जो है विश्व की सबसे बड़ी एक दूरबीन की स्थापना की गई जो अंतरिक्ष में ग्रहों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से देश पहले थे और हाल ही में कौन सा नया देश इससे जुड़ा है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है भारत। तो अमेरिका, चीन और जापान जो है इसमें पहले से जुड़े हुए थे। हाल ही में भारत जो भी है इससे जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 21 डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुआ है? सैन्य अभ्यास जो है हर वर्ष किसी न किसी देश से होते रहते हैं भारत के, उससे संबंधित प्रश्न। वैसे प्रश्न जो है आरओ और यूपीपीसीएस प्री में बहुतायत में पूछा जाता है। हर वर्ष ऐसे प्रश्न होते हैं सैन्य अभ्यास से संबंधित कि किन देशों के साथ भारत सैन्य अभ्यास हुआ है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
भारत और यूएई, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास हुआ है। यूएई का मतलब हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका एक राज्य है शहर दुबई, जो काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, 16वें वित्त आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। जो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे एनके सिंह, आप जानते हैं। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अरुण यादव, ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन डी है सैम पित्रोदा। तो हाल ही में अरविंद पनगड़िया को, जो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, हाल ही में इन्हें जो है वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। किसको? अरविंद पनगड़िया को। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 कहां होगा? उत्तर पूर्व क्षेत्र को, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, असम, ये राज्य आते हैं, उनके विकास के लिए मुख्य रूप से इस तरह का महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो ये कहां पर आयोजित होगा, उससे संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी इम्फाल, और ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। तो ये नई दिल्ली में होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 कहाँ स्थापित होगा और कहां पर शुरू होगा? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के साथ कितने वर्ष के लिए समझौता किया है? यह जो हमारे राजमार्गों के विकास से संबंधित NHAI संस्था है, उसने जो है राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र के साथ एक समझौता किया है। तो कितने वर्ष के लिए किया है, उससे संबंधित प्रश्न है। ये एक टोटल फैक्चुअल आधारित प्रश्न है, जो कि RO में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न फैक्चुअल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा, फैक्ट। तो उसमें ऑप्शन ए है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी है 7 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी है 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन डी 4 वर्षों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसने समझौता जो है किया है दूर संवेदी केंद्र के साथ 3 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन से द्वीप समूह को जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा गया है? आपको पता होगा कि दूर संचार क्षेत्र में, जैसे इंटरनेट हुआ, फोन लाइनें हुई, उनको एक देश से दूसरे देश में इसका विस्तार करने के लिए समुद्र में केबल बिछाए जाते हैं, और इन केबलों से ही जो है संचार होता है, चाहे इंटरनेट का हो चाहे फोन लाइन का हो। तो उसी उपलक्ष्य में भारत में जो है कुछ क्षेत्र बचे हुए थे जिन्हें जोड़ना था, उससे संबंधित प्रश्न है। पूछा है कि हाल ही में कौन से द्वीप समूह को जलमग्न ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार को, या ऑप्शन बी लक्षद्वीप को, ऑप्शन सी दमन द्वीप को, या ऑप्शन डी अरब सागर में एक गंगा सागर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। मोदी जी भी हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा भी किए थे, जो काफी चर्चा में था। तो इसी क्रम में इसका विकास करने के लिए इस तरह की योजनाएं वहां पे शुरू की जा रही हैं। तो लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, नामदफा नामक गिलहरी पुनः किस राज्य में दिखाई दी है? पिछले कुछ कई दशकों से जो है नामदफा एक उड़ने वाली गिलहरी है, जो हल्का फुल्का उड़ती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाती है, उसी को उड़ना बोलते हैं। तो उस तरह ये गिलहरी जो है हाल ही में कहाँ दोबारा से दिखाई दी है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी बिहार। तो नामदफा गिलहरी जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, हाल ही में दोबारा से दिखाई दी, इसे विलुप्त मान लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है?
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में पाया जाता है। बिहार में 2 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, जिसमें से एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन ए है 20 बाघों की वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी है 31 बाघों की, ऑप्शन सी है 43 बाघों की, या ऑप्शन डी 54 बाघों की। तो 2018 से 2020 के बीच 2023 के बीच में जो है लगभग 54 बाघों की वृद्धि जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुई है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ईरान और यूएई के बीच कौन कौन से द्वीप विवादित हैं? ईरान आप जानते होंगे कि फारस की खाड़ी के आसपास जो है ईरान है आपका, यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इस तरह के देश हैं। तो उनके बीच कुछ वहाँ पे द्वीप हैं, जैसे सोकोत्रा द्वीप वहाँ पे है एक। तो इस तरह छोटे छोटे कई द्वीप हैं, उनको लेकर इन देशों के बीच में आपसी विवाद रहता है। उससे संबंधित प्रश्न है कि कौन से 3 द्वीप हैं जिनको लेकर ईरान और यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात में कौन कौन से द्वीपों को लेकर झगड़ा चल रहा है, विवाद है? तो ऑप्शन ए है अबू मूसा, ऑप्शन बी है ग्रेटर टूनब, ऑप्शन सी है लेसर टूनब, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब तीनों को लेकर के ईरान और यूएई के बीच में विवाद चल रहा है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा टाइगर रिजर्व ब्लैक टाइगर के लिए अधिक प्रसिद्ध है? कुछ जीन्स, जैसे टाइगर जो होते हैं आपने जनरली देखा होगा कि व्हाइट और जो पीली धारी वाले होते हैं अधिकतर टाइगर, लेकिन कुछ टाइगर जो होते हैं ब्लैक धारियां उनमें पाई जाती हैं। उनके जीन्स में कुछ परिवर्तन के कारण, कुछ जीनों के अधिक एक्टिव होने के कारण इस तरह के रंग आ जाते हैं। तो उससे संबंधित रहता है कि भारत में कौन से टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी है राजाजी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में है। यहाँ पर जो है ब्लैक टाइगर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि केवल यहीं पर जो है भारत में ब्लैक टाइगर मिलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 29, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर कौन सी नई बैक्टीरिया प्रजाति जो है खोजी गई है, या उनके नाम पे इस बैक्टीरिया प्रजाति को रखा गया है, एक नई प्रजाति जो बैक्टीरिया में। तो इसका नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, तो इसका नाम क्या है उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया टैगोरिया, या उसका नाम है ऑप्शन बी पेंटोइया टैगोरिया, या ऑप्शन सी है रवि बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी है नोवेल बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटोइया टैगोरी, इस बैक्टीरिया का नाम रखा है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पालना योजना का उद्देश्य क्या है? हाल ही में एक पालना योजना जारी की गई है, उसका उद्देश्य क्या है उससे संबंधित प्रश्न है। शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन ए है शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी है बच्चों के संज्ञानात्मक पोषण और स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी है खेती करना, या ऑप्शन सी है खेती करना, और ऑप्शन डी है रोजगार प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के संज्ञानात्मक पोषण और स्वास्थ्य विकास को बढ़ावा देने के लिए पालना योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य यही है। क्वेश्चन नंबर 31, किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्लिम बोला जाता है, स्लिम हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया है? तो इसका ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसका है, या ऑप्शन बी नासा का है यह मिशन, या ऑप्शन सी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे जॉक्सा बोलते हैं, या ऑप्शन डी रॉस कॉस्मोस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा द्वारा
जो है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे मिला है? ये बीमारी से संबंधित प्रश्न है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, उसमें कुछ खोज के लिए कुछ वैज्ञानिकों को, कुछ लोगों को जो है पुरस्कार मिला है। कौन सा? ब्रेक थ्रू पुरस्कार। जो फेसबुक के संस्थापक जो हैं मार्क जुकरबर्ग और इसी तरह कई उद्योगपति मिलकर इस पुरस्कार की मतलब निर्माण किए हैं, जिनको ऐसे लोगों को दिया जाता है जो इस बीमारी के क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका है ऑप्शन ए सबाइन हदीदा को, ऑप्शन बी पाल नेगुलेस्की को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक वान गोर को, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है उपयुक्त तीनों को मिला है, मतलब सबाइन हदीदा को भी मिला है, पाल नेगुलेस्की को भी मिला है और फ्रेडरिक वान गोर को मिला है। इस तरह ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस संगठन से अंगोला ने बाहर होने का निर्णय लिया गया है? अंगोला एक जो है यहाँ पे खनिज तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा संगठन का देश, मतलब किस संगठन से जुड़ा हो सकता है। तो उससे हाल ही में बाहर हो गया है, तो यूनेस्को से बाहर हुआ है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक संघ से बाहर हुआ है, या ऑप्शन सी ओपेक से बाहर हुआ है, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हुआ है। चूंकि यह तेल खनिज से संबंधित देश है और उससे बाहर हुआ है, तो ओपेक हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर सी ओपेक संगठन से जो है हाल ही में अंगोला बाहर हुआ है। अंगोला एक अफ्रीकन देश है, यह अफ्रीका महाद्वीप में है अंगोला। क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है। यहाँ कितनी बाघों की मृत्यु हुई, समझ कि यहाँ पे जो मृत्यु हुई है कितनी संख्या में हुई है। पूरे 2023 में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में हुई है। अगर क्वेश्चन पूछ जाए सबसे अधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो इसका ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 62, या ऑप्शन डी 72। तो यहाँ जो है लगभग 52, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 52 बाघों की मृत्यु जो है महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद हमारा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद सब उससे कम बाघों की मृत्यु जो है मध्य प्रदेश में हुई है। सबसे अधिक कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 35, किस नगर निगम द्वारा ट्री एम्बुलेंस का विस्तार करने की योजना बनाई गई है? किसका? ट्री एम्बुलेंस, मतलब ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। मुंबई नगर निगम ने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कोलकाता नगर निगम ने, ऑप्शन सी है दिल्ली नगर निगम, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु नगर निगम। तो हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने ट्री एम्बुलेंस का विस्तार करने की योजना बनाई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में किस योजना को शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में एक योजना शुरू की है जिसमें आवासीय शिक्षा, हाई स्कूल तक की आवासीय शिक्षा के योजना के रूप में शुरू किया गया है। तो कौन सी योजना है? तो ये है ऑप्शन ए श्रेष्ठ योजना, ऑप्शन बी गुरुकुल योजना, ऑप्शन सी अंबेडकर आवासीय योजना, या ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले योजना। तो इस संबंध में जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता न्याय मंत्रालय ने जो है श्रेष्ठ योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है, जो हाई स्कूल के छात्रों तक के लिए आवासीय सुविधा प्रदान किया जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अयोध्या, और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या, ऑप्शन सी। अयोध्या में जो है नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो लोकार्पण हुआ है हाल ही में।
क्वेश्चन नंबर 38, भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहां संविध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? किसका? रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहां संविध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में जो है बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटने के उद्देश्य से केरल सरकार ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल अंतराल को मतलब कहने का मतलब ये है कि डिजिटल साक्षरता जो है, जो कुछ लोगों को अधिक है, कुछ लोगों को कम है और कहीं पे नहीं पहुंच पाई है इस तरह की सुविधाएं, तो उसको अंतराल को पाटने के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप है, उससे संबंधित प्रश्न है कि कौन सा ऐप है, उस ऐप का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है के शिक्षा ऐप, के स्मार्ट ऐप है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है के स्वास्थ्य ऐप और ऑप्शन डी है के कृषि ऐप। तो इस ऐप का नाम है के स्मार्ट ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केरल सरकार ने मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटने के लिए के स्मार्ट ऐप का लॉन्च किया है। इस तरह हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 इस सेगमेंट का। क्वेश्चन नंबर 40 है, किर्गिस्तान ने हाल ही में कौन से जानवर को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हाल ही में किर्गिस्तान ने अपना एक राष्ट्रीय प्रतीक चेंज किया और उसको दूसरे को मतलब किया है जिससे उससे संरक्षण बढ़ सके। तो ऑप्शन ए है हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है शेर या ऑप्शन डी है लेओपार्ड। तो लेओपार्ड को इन्होंने जो है अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। किसने? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान एक देश है मध्य एशिया का। उसने जो है हिम तेंदुआ को लेओपार्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह हमारा जो है 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है उसकी हमने चर्चा की। हमारी अगली वीडियो अब जल्दी आएगी, चूंकि मैं बीमार हो गया था बीच में एक हफ्ते के लिए, तो वीडियो रुक गई थी। तो आप जल्दी 1 से 2 दिन में आपका अगले हफ्ते की वीडियो आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आपकी यूजफुल लग रही है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।